नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 78.77% रहा और तमिलनाडु में 70% दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। ये 2 चरणों में होने वाले अहम विधानसभा चुनावों का पहला चरण था। तो इस बार चुनावों को लेकर वोटरों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कई पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। जिन 16 जिलों में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, उनमें उत्तर बंगाल के कूच बिहार, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर व मालदा और दक्षिण बंगाल के मुर्शिदाबाद, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्दवान और बीरभूम शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल में बाकी बची 142 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बीच तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी 234 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इन चुनाव में 5.73 करोड़ से अधिक योग्य वोटर 4 तरफा कड़े मुकाबले में 4023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए अविरल मलिक जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ गए। अविरल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी, पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें तो 78.77% वोटिंग दर्ज की गई है। अच्छा खासा आंकड़ा है ये, और लोगों में भी खासा रुझान इस बार मतदान के मद्देनजर दिखाई दिया है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। किसको श्रेय देंगे इस बम्पर वोटिंग का? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बम्पर वोटिंग जो हुई है ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये ममता दीदी के खिलाफ है। और अगर इसकी बात कर जाए वोटिंग की, स्पष्ट है कि सत्ता से लोग वहां त्रस्त है, परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से खराब है, समाप्त है। राज्य स्तरीय महंगाई का विषय हो, राज्य स्तरीय गरीबी का विषय हो, किसी प्रकार की अगर बात कर जाए समस्याओं के निस्तारीकरण क्या तो 0% है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय वहां की पुलिसिंग का, तो अगर पुलिस प्रशासन की बात कर जाए, ममता दीदी पूर्ण रूप से उसे लीड करती है और स्टेट के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है। और लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है, नाजुक है, बद से बदतर है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज के ऊपर अत्याचार होते हैं, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होती विकास के नाम पे। अगर बात कर जाए वोटिंग की, तो निश्चित रूप से जनता ने विकास के नाम पे वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दी है। और उसके साथ साथ बम्पर वोटिंग का जहां तक विषय है, तो निश्चित रूप से बम्पर वोटिंग लोकतंत्र की जीत है, लोकतंत्र के हित में है। और जहां तक विषय है लोकतंत्र का, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की समाप्ति के लिए किस प्रकार से अपराधी, गुंडे, माफिया प्रवृत्ति के लोग वहां घूम फिर रहे थे, अपराध को बढ़ावा दे रहे थे, उस सब के विरुद्ध जनता ने वोट, मैं समझता हूं, की है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जीतेगी, मजबूत सरकार आएगी। और उसके बाद अगर बात कर जाए आज की वास्तविकता की, तो आज तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा तभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो समाप्त होगा। और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 आधार पर आता है: अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो, नंबर 2 वहां की सरकार चाहती हो, उसकी इच्छा हो, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए वहां के क्षेत्रीय विकास की और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसके आधार पर इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन वहां कुछ भी नहीं है, और अपराधी ऊपर से हैं जो हफ्ता वसूली करते हैं, तो कौन इन्वेस्टमेंट वहां करता? तो इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ये भी एक फैक्ट है। अविरल जी, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार इस वक्त जिस तरीके के मुद्दे उठा रही है पश्चिम बंगाल में, चाहे वो SIR का मुद्दा हो या जिस तरीके से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती रही है कि बाहर से लोगों को बुलाकर यहाँ पर वोटिंग कराई जा रही है, इन तमाम मुद्दों का कितना असर इस बार के चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से किसका असर पड़ना ना पड़ना, मैं समझता हूँ विपक्ष का, कि इनके क्या आरोप हैं। ये जिस प्रकार की विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं, ये TMC वाले बात कर रहे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई स्थिर पैर, कोई तथ्य इनकी बातों में है ही नहीं। क्योंकि बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। ममता दीदी पूर्ण रूप से घबराहट में है, बौखलाहट में है, क्योंकि सत्ता उनकी जा रही है, स्पष्ट नजर आ रहा है। और जहां तक विषय एक तरीके से बाहर से लोगों की वोटिंग और इस प्रकार के आरोप, मैं समझता हूँ इन आरोपों में किसी रूप में कोई दम नहीं है, कोई लॉजिक मौजूद नहीं है, कोई तथ्य मौजूद नहीं है। ये बेसलेस बात है, इसमें कोई किसी रूप का फैक्ट नहीं है। और ये जिस प्रकार से कहा जा रहा है TMC के द्वारा, मैं समझता हूँ ये बहुत ही हास्यास्पद है। और जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और निश्चित रूप से कमल खिलेगा। ये हमारे वाजपेयी साहब ने कहा था, और ये निश्चित रूप से चरितार्थ बंगाल में होगा।
अविरल जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आज जिस तरीके से ये वोटिंग हो रही थी, कई जगहों पर हमने देखा कि हिंसा की घटनाओं की खबरें भी निकल कर सामने आई। हालांकि पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन जुटा हुआ था कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर भारतीय जनता के पार्टी के विधायक को पीटा भी गया, ऐसी भी खबर निकल कर सामने आई और कई और जगहों पर भी हिंसा की खबरें निकल कर सामने आई है। इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से हिंसा निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और निंदा की पात्र है। उसके साथ साथ जहां तक लोकतंत्र का विषय है, लोकतंत्र के लिए सबसे घातक अगर कुछ है तो वो निश्चित रूप से हिंसा है, वॉयलेंस है। और ये गांधी जी का देश है, शांति का देश है, नॉन वॉयलेंस का देश है। और जहां तक विषय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, हम सब शांति प्रिय लोग हैं और जो हिंसा करता है उसे कानूनी रूप से मुंहतोड़ जवाब देना भारतीय जनता पार्टी को, हम सब लोगों को, हम सब देशवासियों को, भारतवासियों को, राष्ट्रवासियों को निश्चित रूप से बहुत अच्छे से आता है। और मुंहतोड़ जवाब को दिया जाएगा। जो है सामाजिक तत्व हैं, चुनाव बिगाड़ने की कोशिश और प्रयास करते हैं और इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का काम करते हैं। चलिए अविरल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में 78.77% वोटिंग दर्ज की गई है। तमिलनाडु में भी 70% वोटिंग दर्ज की गई है। तो हिंसा के बीच बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। तो पहले चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में आज और बम्पर वोटिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आज पहले चरण का मतदान हुआ। खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए बारनो बर्मन जी, टीएमसी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। बर्मन साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बर्मन जी, आज पहले चरण का मतदान हुआ है। 78.77% वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग की कैटेगरी में इसे देखा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस वोटिंग को? देखिए, बंगाल में 80% एवरेज पोलिंग होता ही था जी। आप अगर दिन के अंत पे देखिएगा, ये 78% 2-4% बढ़ेगा। ठीक है। तो बंगाल में जनरली 80% एवरेज पोलिंग होता ही था। इस बार जो बात है, SIR के बावजूद बहुत सारे नाम जो कट गए हैं, उसके बाद भी ये 78% वोट हो रहा है। मतलब आदमी घर से निकल के वोट दे रहा है, एक्सेस आदमी वोट दे रहे हैं और ये वोट एंटायरली तृणमूल के फेवर में जाएगा। क्योंकि जब रोटी कपड़ा मकान का बात होता है, आदमी का जीने का मरने का बात होता है, तब जिसको पास में उसको मिलता है, उसका नाम तृणमूल कांग्रेस। और तृणमूल कांग्रेस SIR के दौरान पूरा आदमी के पास में था। वो सुप्रीम कोर्ट से हो या ऑन रोड मिছিল हो, धरना हो, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी रास्ता में थे। आम आदमी के लिए बात उठाए, आम आदमी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ किया। इस बार पूरा वोट तृणमूल के पास आ रहा है। कि जो एक से वोट भी हो रहा है, वो भी जो जिसका घर में मान लीजिए बेटा का वोट चला गया या पापा का वोट चला गया, माँ का वोट चला गया, वो भी आके तृणमूल को, कांग्रेस को वोट दे रहे। ये SIR का नाम पे जो जुमलाबाजी हुआ है बंगाल में, उसका खिलाफ। अच्छा बर्मन जी, कई जगहों से हिंसात्मक घटनाओं की भी खबर निकलकर सामने आई और उसका सीधा जो दोष है वो टीएमसी पर मढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके विधायक की पिटाई भी यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कर दी है। देखिए, मैं आपको बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज पार्टी है। इन लोग के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में स्टेट पुलिस भी इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है, या ये सिर्फ तो इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल के अंडर में आता है। वो लोग को मालूम नहीं है। अगर वो लोग हर एक जिला में ऑब्जर्वर चेंज कर दिया है, पुलिस SP चेंज कर दिया है। हम लोग तो बोले थे, ममता बनर्जी तो बहुत क्लियरली बोली थी कि ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तुम लोग जो आके चेंज कर रहे हो इन द नेम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, मत करो। वो लोग सुना नहीं, वो लोग सोचा वो लोग अपना मर्जी से करेंगे तो वो लोग सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। मगर कोई भी एक SP एक जगह पे है 2 साल 3 साल से, उसको मालूम है, उसको गली मालूम है, उसको हर एक जगह मालूम होता है कहाँ पे कैसा एजुकेशन हो सकता है, कहाँ पे पीस रहता है, वो सब मालूम होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन पूरा सब कुछ को छेड़ दिया, उसके बाद ये जो बीजेपी कैंडिडेट है, वो मैंने सुबह देखा, वो जनरल आदमी को भगा रहा था, बंगाली आदमी लोग को, बंगाली स्पीकिंग आदमी लोग को, रोहिंगा बांग्लादेशी बोल के। उसका रिपरकेशन है, वो कोई तृणमूल ने नहीं मारा और कोई भी मारा होगा। हम लोग मारपीट को समर्थन नहीं करते हैं। बंगाल इस चुनाव में एक पीसफुल वोट देख रहा है। आफ्टर
11 हम लोग हर साल वोट के टाइम ड्यूरिंग तो चेष्टा किए हैं कि पीसफुल वोट हो, कोई भी हंगामा ना हो, और हम लोग सक्सेसफुली हर एक इलेक्शन में इसका नंबर को घटाते गए। 34 साल सीपीएम का टाइम में जो एनआरकी होता था, वो एनआरकी को हम लोग 2011 से 2026 में आके सक्सेसफुली बोल सकते हैं कि अभी एक भी मर्डर नहीं होता है बंगाल वोट में, कहीं पे राहजानी नहीं होता है, आदमी पीसफुली डेमोक्रेटिक राइट दे सकता है वोट केंद्र में जाके। और यही चलेगा ममता बनर्जी के शासन में। आदमी पीसफुली रहना चाहता है, अपना खाना, अपना पीना, अपना पढ़ना अपना मर्जी से करना चाहता है। कोई भी बाहर से आके कुछ इम्पोज कर देगा, उसको पीपल ऑफ बंगाल विल रिजेक्ट। चलिए बर्मन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल में 78.77% वोटिंग काउंट निकलकर सामने आया है। तमिलनाडु में 70% मतदान हुआ है। हिंसा के बीच बंगाल में बम्पर वोटिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच हिंसा की घटनाएं थम नहीं रही हैं। मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर के बाद अब आसनसोल से हिंसा की खबर सामने आई है। आसनसोल में भीड़ ने बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला किया। इस हमले में बीजेपी प्रत्याशी की कार के कांच टूट गए। अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। बताया गया है कि अग्निमित्रा पॉल की कार पर ईंटें और पत्थर फेंके गए, जिससे उनकी कार की खिड़कियों के शीशे टूट गए। बाद में इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई ताकि इसकी जांच की जा सके। घटनास्थल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी कार के सामने खड़ी नजर आ रही हैं। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जैसे ही मैं कार में बैठी, किसी ने एक बड़े पत्थर से कार का शीशा तोड़ दिया। ऐसा बार बार हो रहा है। अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में ऐसी घटना कौन करेगा। टीएमसी के अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। मुस्लिम भाई बहन भी अब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल पर पत्थर फेंक कर वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने पुलिस थाने में शिकायत दी है, लेकिन मैंने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण के दौरान बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुमारग्राम विधानसभा सीट से कुमारगंज बूथ नंबर 12 पर बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों से पहले उनकी कहासुनी हुई और उसके बाद उन्हें पीटा गया। इस दौरान उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक तृणमूल समर्थकों की भीड़ उग्र हो गई और देखते ही देखते उन्हें दौड़ाकर पीटा गया। इस घटना में सबसे अहम बात यह थी कि उम्मीदवार के साथ जब यह घटना हो रही थी, तब ना तो मौके पर केंद्रीय बल के जवान थे और ना ही सुरक्षा के कोई विशेष इंतजाम थे। घटना के बाद कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार ने कहा कि कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में हमारे पोलिंग एजेंटों को 8 से 10 जगहों से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन मैं खुद गया और उन्हें वापस अंदर ले आया। हालांकि जब मैं बूथ नंबर 24 पर गया तो उन्होंने हमारी पूरी टीम पर हमला कर दिया। उन्होंने डर का माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं पीएम मोदी ने बंगाल के मथुरापुर में चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने कहा कि यहां पूरे बंगाल से उत्साही नागरिक आए हैं। जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। टीएमसी हारेगी और बीजेपी का भरोसा जीतेगा। टीएमसी और इन सारे दलों का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। कुछ दिन पहले संसद में जो कुछ हुआ आपने देखा है। बीजेपी सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव लेकर संसद में आई थी, लेकिन टीएमसी ने इसके खिलाफ वोटिंग की। उन्होंने बंगाल की माताओं का अधिकार छीना। टीएमसी ने यहां महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है, उसका हिसाब आपका वोट करेगा। महिला आरक्षण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की धरती मां दुर्गा को पूजती है, लेकिन टीएमसी ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोटिंग की। ये महिलाओं का अपमान है। टीएमसी की सरकार में गुंडों और बलात्कारियों को खुला संरक्षण मिला हुआ है। बंगाल की बेटियां ये अत्याचार कभी नहीं भूल सकती। साथियों, तृणमूल और इन सारे दलों का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। अभी कुछ दिन पहले संसद में जो कुछ हुआ आपने देखा है। भाई ये चित्र कोई बच्चा लेके आया है, ले लो जरा। वो पीछे भी डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है। बेटा, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आप इतना बढ़िया चित्र बना के ले आए हैं। ये छोटी बच्ची साथ में है। उसके चेहरे पर जो उत्साह है बड़ा गजब का है। इतनी प्यारी बच्ची है ये, वाह। उसके चेहरे पर जो उमंग है वो बड़ा अद्भुत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
अगर तुम्हारा नाम होगा तो मैं नाम चिट्ठी तुम्हारा नाम लिखूंगा। बहुत प्यारी बच्ची है। साथियों, बीजेपी सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव लेकर संसद में आई थी, लेकिन टीएमसी ने इसके खिलाफ वोटिंग की। टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं का हक छीन लिया। माताओं बहनों, बंगाल मां दुर्गा को पूजने वालों की धरती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हुगली में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि यह बीजेपी का वादा है कि बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा। ममता के सिंडिकेट के कारण नए उद्योग बंद हो गए हैं और 41 कारखाने ममता दीदी ने बंद करा दिए हैं। अवैध बालू खनन, मिट्टी और गौ माता की तस्करी करने वालों के लिए बंगाल की भूमि पर कोई जगह नहीं बचेगी। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों के शासन में पूरा राज्य झुग्गी झोपड़ियों का राज्य बन गया है। कई राज्य झुग्गी झोपड़ी मुक्त होने की राह पर है, लेकिन दीदी ने कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं की। उन्होंने अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए घुसपैठियों को शरण दी। बीजेपी ने बार बार दावा किया है कि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों के नाम शामिल किए गए हैं और सत्ता में आने पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा। ये भाजपा का वादा है। और जो घुस गए हैं उनको सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, वोटर लिस्ट से नहीं, उनको बंगाल की भूमि से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हमारे बालागढ़ का नाव उद्योग एक जमाने में पूरे क्षेत्र के अंदर रोजगारी देता था। ये ममता की सिंडिकेट के कारण नाव उद्योग बंद हो गया है। 41 कारखाने ममता दीदी ने बंद कराए। मैं आज कहकर जाता हूं, सुकना सरकार को एमएलए बना दो, ये सारे नाव बनाने के कारखाने हम फिर से एक बार शुरू कर देंगे। भाइयों, मुझे बताओ भाई, सिंडिकेट से आप परेशान हो या नहीं हो? अरे जोर से बोलो, हो या नहीं हो? बालू लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना। ईंट लेनी है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना। सीमेंट लेना है तो भाईपो टैक्स देना पड़ता है ना। अब चिंता मत करना, ममता को टाटा बाय बाय करो। के बाद तो चुनावी सरगर्मियों के बीच जारी सियासी जुबानी जंग को लेकर चुनाव आयोग सख्त हुआ है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित आतंकवादी बयान को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने इसे चुनावी आचार संहिता का संभावित उल्लंघन मानते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है। ये कार्रवाई तब हुई जब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल समेत बीजेपी नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर खड़गे के बयान को लेकर कड़ी शिकायत दर्ज कराई और सख्त कदम उठाने की मांग की। दरअसल खड़गे ने तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AIADMK बीजेपी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कह दिया था। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी और इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। विवाद बढ़ने पर खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा टैक्स टेररिज्म की ओर था, जहां एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी कहना नहीं था, बल्कि राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी करना था। वहीं दिल्ली के पौष इलाके कैलाश हिल्स में आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई।
आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर मोबाइल फोन चार्जिंग केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के वक्त वो घर में अकेली थी, माता पिता जिम गए हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 19 वर्षीय घरेलू सहायक राहुल मीणा को गिरफ्तार किया है। उसे 6 हफ्ते पहले पैसों के लेन देन के मामले में काम से निकाल दिया गया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इससे पहले अलवर में भी आरोपी राहुल मीणा अपने पड़ोसी के साथ घर में घुसा और महिला के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। उस पर पीड़िता का मुंह दबाने, गला घोंटने और फर्श पर पटकने का भी आरोप है। पुलिस ने बताया कि राहुल घरवालों की दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे पता था कि पीड़िता के माता पिता सुबह जिम जाते हैं। ये भी जानता था कि नौकरों के लिए घर के बाहर किस जगह डुप्लीकेट चाबी छिपाकर रखी जाती थी। इसी चाबी से वो घर में दाखिल हुआ था। तो दिल्ली में 29 अप्रैल को मेयर का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी ने प्रवेश वाही को मेयर और मोनिका पंत को डिप्टी मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। स्थायी समिति के लिए और नेता सदन के लिए जय भगवान यादव को उम्मीदवार बनाया गया। मनीष चड्डा को भी यहां स्थायी समिति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारा है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को दिल्ली में बदलाव करने का एक और मौका दे रही है ताकि जनता के सामने उनकी कार्यशैली पूरी तरह उजागर हो सके। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी ने पिछले साल भी यही रणनीति अपनाई थी ताकि बीजेपी अपने चारों इंजन का उपयोग कर सके और काम न करने के लिए कोई बहाना न बना सके। उन्होंने दावा किया कि बीते 1 साल के अनुभव ने साबित कर दिया है कि सभी संसाधन और जिम्मेदारियां होने के बावजूद बीजेपी दिल्ली में बदलाव लाने में असफल रही है। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 4 इंजन होने के बावजूद राजधानी में समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ के बाद आज उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। भगवान बद्री विशाल ने आज 149 दिन बाद भक्तों को दर्शन दिए। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का विशाल कपाट खोला गया। सुबह करीब 6:15 बजे पूरे विधि विधान के साथ हजारों भक्तों के सामने जब मंदिर का कपाट खुला तो पूरा आसमान भगवान बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। बता दें कि भगवान बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन के लिए मंदिर को 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया। पहली बार भगवान बद्री विशाल के मंदिर में फूलों से ओम लक्ष्मीपति नमो लिखा गया है। साथ ही जय श्री बद्री नारायण और बैकुंठ नमो भी लिखा गया। दरअसल चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इस कारण ये क्षेत्र सर्दियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहते हैं। यही कारण है कि हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में 4 धामों के कपाटों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। चारों धाम के कपाट अगले साल अप्रैल मई महीने में दोबारा खोल दिए जाते हैं। 4 धाम की यात्रा करीब 6 महीने तक चलती है। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया में ईरान के साथ संघर्ष कब तक चलेगा। इसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद फैसला करेंगे। इस मामले में ट्रंप ने कोई टाइमलाइन तय नहीं की है, लेकिन संघर्ष का अंत अमेरिकी राष्ट्रीय हितों और वहां के लोगों की भलाई के आधार पर तय होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि मौजूदा वक्त में सैन्य और ज़मीनी हमलों पर सीज फायर लागू है, जबकि अमेरिका ईरान की ओर से शांति प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने वॉशिंगटन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि इस वक्त संघर्ष के लिए कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ही इस संघर्ष की टाइमलाइन तय करेंगे और वो ऐसा तब करेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये अमेरिका या वहाँ के लोगों की भलाई के लिए है। व्हाइट हाउस ने उन मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें ईरान को 3 से 5 दिन की समय सीमा देने का दावा किया गया था। लेविट ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष या होर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने के लिए कोई निश्चित डेडलाइन सेट नहीं की है। वहीं ईरान ने कहा है कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गलीबाफ ने कहा कि सीज फायर के उल्लंघन के बीच ये संभव नहीं है। गलीबाफ ने आरोप लगाया कि अमेरिकी नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों को निशाना बना रही है और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने जैसा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण सीज फायर तभी संभव है जब नाकेबंदी खत्म हो। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद दोनों देश जल्द बातचीत की टेबल पर लौट सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ये बैठक जल्द होना संभव है। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जीवन पर आधारित आगामी डॉक्यू सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब इन दिनों लगातार विवादों के केंद्र में है। इस वेब सीरीज को लेकर अब सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसकी रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उनके इस कदम के बाद यह मामला और ज्यादा गंभीर होता नजर आ रहा है। राजा वारिंग ने अपने पत्र में चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह का कंटेंट समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। उनका कहना है कि किसी गैंगस्टर के जीवन पर आधारित कंटेंट का प्रसारण युवाओं के बीच गलत मैसेज फैलाने का खतरा पैदा करता है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश देकर इस वेब सीरीज की स्क्रीनिंग रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अमित जोगी को राकांपा नेता
राम अवतार जग्गी की 2003 में हुई हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले में अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया था। 31 मई 2007 को एक निचली अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष 28 आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल रहा है। हालांकि अदालत ने दिवंगत अजीत जोगी की तरफ से स्थापित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष अमित जोगी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने अमित जोगी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा और कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर करते हुए उनकी दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगा दी। पीड़ित परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और गोपाल शंकर नारायण ने इस दलील का विरोध किया। वहीं भारत में अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत अब वैश्विक स्तर पर अल्ट्रा रिच आबादी के मामले में 6वें स्थान पर पहुंच गया है। आने वाले सालों में यह संख्या और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक विकास, टेक्नोलॉजी सेक्टर और निवेश के बढ़ते अवसरों की वजह से धन संपत्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 में भारत में 19,877 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति $30 मिलियन यानी करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये संख्या वैश्विक UHNWI आबादी का 2.8% है और पिछले 5 साल में यह आंकड़ा 2% से बढ़कर 2.8% हुआ है। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। साल 2031 तक भारत में UHNWI की संख्या 27% बढ़कर 25,217 तक हो सकती है। आपको बता दें कि UHNWI यानी अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास $30 मिलियन से अधिक की संपत्ति होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।